एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि इसके पहले कि आप 3 वीडियोस देख के आए होंगे। वैसे तो आपका ये वाला जो भी चैप्टर था सेल वाला, ये कल ही कंप्लीट हो जाता, बट आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो आज मैं फिर से एक छोटा-सा लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई प्रॉमिस ये 10 मिनट से ज़्यादा का मैं नहीं बनाऊँगी। आई विल मेक श्योर कि 10-12 मिनट के अंदर-अंदर ही रैप अप हो जाए, क्योंकि थोड़ा-सा पार्ट है सेल वाला, तो हम उसको कवर कर लेते हैं। एंड कल और परसों वाली आपकी जो क्लास थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट था, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि आपने वो पढ़ा हो। लास्ट पार्ट जो मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास खुद का प्रोटीन और खुद का राइबोसोम होता है, जिससे वो खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। उनके पास खुद का डीएनए भी होता है। सेल का तो होता ही है, बट उनके पास अपना खुद का भी होता है। तो आई होप कि तुमको ये याद होगा और तुम रिवाइज करके आए होगे। आज हम लोग सेल डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से खत्म कर लेंगे, 2-3 स्लाइड्स में पढ़ाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो मैंने इधर लिखा है कि सेल डिवीजन जो है वो एक प्रोसेस है जिससे नए सेल्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आई थिंक इससे आपको कुछ और भी याद आया होगा। नहीं आ रहा है तो फिर आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो। प्लीज मेक श्योर कि आप रिवाइज करते रहा करो। तो ये जो पहला पॉइंट मैंने बोला कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, क्योंकि हमने सेल थ्योरी पहले पढ़ लिया, आपके बुक में इसके बाद दी है। वो मैंने पहले ही क्लास में पढ़ा दी थी। मैंने बोला था, ये रुडोल्फ विर्शो ने बोला था, जिन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। तो ये उन्हीं का स्टेटमेंट है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको हमने ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला भी बोला था। आई होप कि तुमको याद आया होगा। देखो, आपने कभी देखा होगा, इसको बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं। कभी कभी हमें चोट लग जाती है। चोट लग जाती है, कुछ दिनों में खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। और कभी कभी आपके हाथ वाथ कट जाते हैं, सब्जी वब्जी काटते हुए या कुछ भी पतंग वतंग उड़ाते हुए। तो आपके हाथ वाथ कट जाते हैं एंड थोड़े दिनों बाद वो भी हील हो जाता है। आपके बाल गिरते हैं और थोड़ी देरों बाद मतलब आप देखोगे आप गंजे भी नहीं हो रहे हो, बाल भी गिर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं वो कंटीन्यूअसली डिवाइड कर रही होती हैं, कंटीन्यूअसली आपकी जो डेड और डैमेज सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस कर रही होती हैं। इसलिए ऐसा होता है कि आप हील भी कर जाते हो, आपके बाल आप गंजे भी नहीं होते हो अगर सेल्स डिवाइड नहीं कर रही होती। बाल बस गिर ही रहे होते, चोट बस लग गई होती, क्योंकि वो चोट बढ़ती ही नहीं, नई सेल्स बनते नहीं तो कैसे बढ़ती, है ना? आई होप इट मेक सेंस। तो यही मैंने इस बोर्ड में लिखा है कि सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके बाद सेल्स हमारी जो बॉडी में होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं, और हमारी जो पुरानी सेल्स होती हैं, जो डेड सेल्स हैं या फिर जो डैमेज सेल्स हैं, उनको ये रिप्लेस कर देती है। उसके बाद ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। ऑफ कोर्स डिवाइड होंगे तो ग्रोथ होगी, हमारा डेवलपमेंट होगा। और जो हमारी ये जो मैंने स्किन सेल्स वाला पार्ट लिखा है, देखो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दी है कि हमारी हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी है। आई मीन 30-40 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है। तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि हर दिन हमारी बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, आई मीन बिलियन सुनने में ही ऐसा लगता है, ओह माय गॉड, बिलियन! हमारे लिए तो करोड़ भी बहुत ज्यादा, लाख भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट हम बात कर रहे हैं, आपकी बुक बात कर रही है बिलियंस। एंड नॉट ओनली बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस सेल्स हमारी बॉडी में हर दिन रिप्लेस करती हैं। और वो भी हमारी बॉडी में जितनी सेल्स हैं उसका 1% है। आई मीन कैन यू इमेजिन कि हमारी ये बॉडी कितने सेल से बनी हुई है कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियन सेल्स हर दिन रिप्लेस कर रही हैं, और वो भी टोटल बॉडी की सेल्स का सिर्फ 1% है। तो वही ये बोल रहा है कि हमारी जो स्किन सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली रिप्लेस करती हैं सेल्स को, जो कि हर दिन हम लोग लॉस करते हैं। हर दिन हमारी जो सेल्स रिप्लेस होती हैं, वही ये बात कर रहा है। बोर्ड पे मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। सेल डिवीजन आएगा तो ये पार्ट लिखना। इसके बाद हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चल के भी आपको बहुत जगह पे ये हेल्प होने, मतलब आप 11th क्लास में जाओगे तो ये पूरा चैप्टर ही है सेल डिवीजन का। तो अभी हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं एंड यस, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं माइटोसिस और मियोसिस। आपकी बुक में जितना दिया है वो सब मैंने कंक्लूड करके यहाँ पे लिख लिया है, और इतना ही आपकी बुक में दिया है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ना, उससे आपको आंसर फ्रेमिंग में हेल्प मिलेगी एंड आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या दिया है, ये तो दीदी ने पढ़ाया ही नहीं। तो एक बार आप देख लो, आप एक बार मुझसे समझो एंड फिर आप एनसीईआरटी एक बार पक्का पढ़ना। इसकी एनसीईआरटी तो पक्का पढ़ना, छोटा सा 2 पेज है, तो आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने बोला माइटोसिस और मियोसिस दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों को ही समझना जरूरी है। ठीक है,
अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो ये आपकी नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी जो रिपेयर वगैरह होते हैं उसमें हेल्प करता है, मेंटेनेंस वगैरह में हेल्प करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका रोल होता है। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला? नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जिससे कि हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी आए, हमको वेरिएशन दिखे। जैसे आपके पेरेंट्स हैं और आप हो, आप उनके बच्चे हो, बट स्टिल आप एग्जैक्ट उनके जैसे नहीं दिखते। हो सकता है कुछ कुछ ट्रेट सिमिलर हो, कुछ कुछ चीजें सिमिलर हो, जैसे नाक शायद पापा जैसी हो जाए, आई कलर उनके जैसा हो जाए। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स से लेते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हो। बट यहाँ पे क्या होता है कि दो डॉटर सेल्स बनती है। ठीक है, मियोसिस में क्या होगा कि यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बनती हैं। जैसे ये पेरेंट सेल है, ठीक है, पीसी ये पेरेंट सेल है। तो उसके बाद यहाँ पे हुई आपकी माइटोसिस हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी माइटोसिस हुई, तो यहाँ पे दो डॉटर सेल बन गई। अब ये जो दो डॉटर सेल्स होती है ना, ये सिमिलर होंगी अपने पेरेंट्स से। ठीक है, और इनका क्रोमोसोम नंबर जो होता है ना वो अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इनके पास 46 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे और इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अब आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, बट ये होता है। ये आप 11th में जाके डिटेल में सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ोगे। अभी आप इतना याद कर लो कि माइटोसिस जो होती है वो, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है नॉर्मल ग्रोथ में, रिपेयर में, मेंटेनेंस में, एट द सेम टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाती हैं। पेरेंट्स की जितना क्रोमोसोम नंबर होगा उतना ही डॉटर सेल्स में भी होता है। ठीक है, याद रखना। अब अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये चार डॉटर सेल बनाता है और ये दो स्टेजेस में होता है, दो स्टेप्स में होता है, मियोसिस वन, मियोसिस टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेरेंट सेल है, इसने दो डॉटर सेल बनाई। ठीक है, अभी जो दो डॉटर सेल्स है ना, यहाँ पे पहली होगी मियोसिस वन। ओके, अब ये फिर से जो डॉटर सेल है ये फिर से यहाँ पे मियोसिस टू होगी और ये दो ये बनाएगा और दो ये बनाएगा। समझ गए? लेकिन यहाँ पे एक और चीज होती है। वो क्या होती है कि जैसे यहाँ पे पेरेंट्स का जितना क्रोमोसोम नंबर था, डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम नंबर भी उतना ही था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर पेरेंट सेल के 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जो लास्ट में चार डॉटर सेल्स बन रही हैं उनके क्रोमोसोम 23 ही होंगे। इसके भी 23 होंगे, इसके भी 23 होंगे, इसके भी 23 होंगे, इसके भी 23 होंगे। पेरेंट्स से हाफ क्रोमोसोम ही आते हैं। समझ गए आप? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये याद रखना, यहाँ पे पेरेंट्स के पास, यहाँ पे पेरेंट्स दो डॉटर सेल्स बनाती है और क्रोमोसोम नंबर जितने पेरेंट्स के होंगे उतने डॉटर के होंगे। यहाँ पे पेरेंट्स के जितने क्रोमोसोम होंगे डॉटर सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे और यहाँ पे चार डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, उसके बाद मियोसिस जो होता है उसका प्लांट्स में और एनिमल्स में समझते हैं कि कैसे होता है। अगर प्लांट्स में बात करें, जो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एंथर और ओवरीज। एंथर जो मेल पार्ट होता है, देखो मेल को ऐसे डिनोट करते हैं। आई डोंट थिंक सो अभी तक का आपको 8 तक का ये बताया होगा, नहीं बताया होगा। बताया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेल को ऐसे डिनोट करते हैं। ऐसे हम मेल को बताते हैं और ऐसे हम फीमेल को बताते हैं। ठीक है, चलो। मेल प्लांट्स में क्या होता है कि जो मियोसिस होती है वो प्लांट के मेल पार्ट एंथर में होती है जो कि पॉलन ग्रेन्स फॉर्म करता है, और ओवरीज में होती है जो कि प्लांट्स का फीमेल पार्ट होता है जिससे कि एग प्रोड्यूस होता है। वहां पे मियोसिस होती है। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा पूरे प्लांट में मियोसिस होती है, आप नहीं बोलोगे। उसके सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले पार्ट होते हैं उनमें होती है। सेम विथ मेल्स, सेम विथ एनिमल्स। एनिमल्स में जो मेयोसिस होती है वो टेस्टिस में होती है जो आपके स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करती है, और वो आपके ओवरीज में होती है जो कि एग्स प्रोड्यूस करती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो, जो हमारा जो माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही प्रोसेस है ना, ये एक प्रॉपर कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी में 46 क्रोमोसोम के बदले आपको 47 क्रोमोसोम्स आ गए, तो एबनॉर्मेलिटीज होना शुरू हो जाएंगी। 46 क्रोमोसोम मतलब 46 क्रोमोसोम, 23 मम्मी से आएंगे, 23 पापा से आएंगे, आपके अंदर 46 क्रोमोसोम्स। अगर आपके अंदर 1 से 24 क्रोमोसोम आ गए, 1 से 23 आ गए, तो एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। तो वही हम समझते हैं कि अगर, वैसे तो ये कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। और सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में माइटोसिस और मियोसिस ही पूछता है तो आप एरर्स उसने नहीं कहीं पे मेंशन कर रहे हैं, आप लिख के आना।
आप लिख के आना कि माइटोसिस और मियोसिस एक कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो एरर्स होंगे, और कौन-कौन से एरर्स होंगे वो हमने इधर लिखे हैं। अगर माइटोसिस में हम बात करें तो अनकंट्रोल्ड सेल, एक आगे आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जो कि कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन, वो यहाँ पे लॉस हो जाता है। कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, कैपेसिटी कैपेबिलिटी जो भी है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन नहीं होता तो सेल का जो सेल डिवीजन होता है वो बहुत ही अनकंट्रोल्ड होना शुरू हो जाता है। मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है उन पे। इतने सारे सेल्स अगर डिवाइड करेंगे तो ट्यूमर होगा, और हमारे उसमें एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनने शुरू हो जाएँगे। जैसे मैंने आपको बोला कि 46 क्रोमोसोम है, 23 मम्मी से आए, 23 पापा से आए, अगर 47 क्रोमोसोम हो जाएँगे तो आपकी दिक्कत होने लगेगी, एब्नॉर्मैलिटीज़ आने लगेंगी, तो वही ये बोल रहा है। और वहीं अगर हम मियोसिस में बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आपके डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, मिसकैरेजेस वगैरह जो होते हैं, और फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, मतलब कि पेरेंट्स बनने में दिक्कत हो सकती है आपको, कंसीव करने में प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है। तो इतना ही है आपका माइटोसिस और मियोसिस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, और जो दोनों डॉटर सेल्स होती हैं उनका क्रोमोसोम नंबर सेम होता है अपने पेरेंट्स के जैसा। मियोसिस में 2 स्टेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती है लास्ट में। अगर पेरेंट्स का 46 क्रोमोसोम है तो उनका 23, 23, 23, 23 होगा। अगर नहीं होगा इसमें तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएँगे, आपका अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा, रिड्यूस फर्टिलिटी लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर होगा तो एब्नॉर्मल सेल्स एब्नॉर्मली बढ़ते जाएँगी और ट्यूमर बन जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद छोटू-सा एक और रह जाती है टॉपिक्स, कुछ 1-2 छोटे-छोटे टॉपिक्स, उनको कवर करते हैं फिर रैप अप करते हैं। हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। छोटा-सा टॉपिक है, अगले 5-6 मिनट में हम खत्म कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने बोला था 10 मिनट के अंदर रैप अप कर दूँगी, लेकिन ये 15 मिनट से थोड़ा ऊपर का ही जा रहा है, बट ठीक है, देख लेना, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ही है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना। एंड येस, समझाते-समझाते टाइम कहाँ चला गया पता नहीं चला। सो अभी हम पढ़ रहे हैं सेल ग्रोथ एंड लाइफ स्पान, कि सेल की ग्रोथ कैसे होती है, उसकी लाइफ स्पान कितनी होती है। तो देखो, जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं कंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है? ऐसा नहीं कुछ भी हो रहा है, नो। एक कंट्रोल्ड मैनर होता है, वैसे ही डिवाइड करते हैं। और जो सेल की लाइफ स्पान होती है, वो डेफिनिट होती है। ऐसा नहीं कि वो अमर है, कि एक सेल है तो वो रहेगा ही, नो। हमने पढ़ा ना कि जो सेल्स होती हैं वो ओल्ड सेल को रिप्लेस कर देती हैं, डैमेज सेल को रिप्लेस कर देती हैं, तो वही है। कि जो ओल्ड और डैमेज सेल्स हैं, वो अगर मर जाती हैं तो वो रिप्लेस हो जाती हैं नए सेल से। उसके बाद जो सेल ग्रोथ या उसकी लाइफ स्पान होती है, इससे हमारी की बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो प्रॉपर्ली होती है। दूसरा टॉपिक है कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन। कॉन्टैक्ट मतलब किसी के आपस में संबंध, और इन्हिबिट मतलब रोकना, ठीक है? तो जैसे हम ये एनिमल सेल्स में ही होती है। कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन सिर्फ आपको एनिमल सेल्स में दिखेगा, प्लांट सेल्स में नहीं दिखेगा। एनिमल सेल्स में क्या होता है, एक सेल ग्रो कर रही है, दूसरी सेल ग्रो कर रही है, डिवाइड कर रही है। जब वो दोनों सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे, तो उनको पता है कि अब नाउ दे विल स्टॉप डिवाइडिंग। इसी को हम कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन बोलते हैं, कि आपस में अगर कॉन्टैक्ट हो गया तो फिर उनकी ग्रो इस जो डिवाइडिंग करने की कैपेसिटी है वो रुक जाती है, फिर वो डिवाइड नहीं करते हैं। बट प्लांट सेल्स जो होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल्स में आपको कॉन्टैक्ट और इन्हिबिशन नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक है? ये आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। एनिमल सेल्स में आपको कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन दिखेगा, लेकिन आपको प्लांट सेल में कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन नहीं दिखता है, क्योंकि उनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनिंग ऑफ सेल। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, बस इतना सा पार्ट है कि क्या-क्या फंक्शन होते हैं सेल के। ये 4 ही फंक्शन आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, इनको एज़ इट इज़ याद कर लो। कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, आपकी जो सिंथेसिस और सेक्रेट करता है सब्सटेंस को, डिवाइड करता है टू फॉर्म न्यू सेल्स। एट द सेम टाइम ये सब सेल्स जो होती हैं वो साथ में काम करती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। ठीक है? एंड ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया है। इट टुक मी 4 लेक्चर्स एंड कल हो जाता, बट तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आप विश्वास नहीं मानोगे, पिछले 1 महीने से मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ। हर दिन मैं बोर्ड में लिखती थी, मुझे लगता था मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पहुँच जा रही हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं इस बोर्ड को रिटर्न कर देती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी। बट आई रियली अप्रिशिएट, चाहे आप आज इस वीडियो को देख रहे हो, आप 1 साल बाद देख रहे हो, आप 10 साल बाद देख रहे हो, आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो और आपने इस एंड तक इस वीडियो को देखा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक छोटू-सा कमेंट कर दो। इट विल टेक योर 30-40 सेकंड्स मैक्स टू मैक्स। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप कमेंट करोगे। एंड येस, आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ। आई कांट बिलीव कि मैंने ये कर लिया। मैंने एक पूरा चैप्टर
पूरे चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स मुझसे हो पाए वो मैंने रिकॉर्ड करे। अब देखो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको क्या करना है। मैं आपको डेली बोल रही थी कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। एक बार पढ़ना 11th-12th में जाके आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, और यहाँ पे भी आपको पढ़नी चाहिए, उसके क्वेश्चंस वगैरह करने चाहिए। जितने भी चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब पढ़ रहे हो, एक बार लास्ट एनसीईआरटी जब पढ़ोगे इसके बाद उस क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलना, आपको समझ में आएँगे। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको लिख के ही होगी। आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबको ही पता होता है कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। बट इसको आप कैसे फ्रेम करोगे, कैसे रिप्रेज़ेंट करोगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वही डिसाइड करता है कि आपके कैसे स्कोर आएँगे, कौन आपकी क्लास का टॉपर है। आपने जो लिखा आपके टॉपर ने भी वही लिखा है। अपने टॉपर के आंसर फ्रेमिंग का भी देखना कि उसने कैसे लिखा है कि उसको इतने नंबर मिल रहे हैं, तुम्हें इतने कम मिल रखे हैं। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का अब इस चैप्टर को यहीं पे रैप अप करते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग वाला पार्ट अगर तुम कर लोगे तो वेल एंड गुड। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी। इसके बाद आपका टिश्यू वाला चैप्टर आएगा। आपके जितने भी बायो के चैप्टर हैं 9th क्लास की बुक में नई एनसीईआरटी के हिसाब से, मैं उन सबको कवर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोग जुड़े रहोगे, एंड डू लेट मी नो आपको कैसा लगा। अगर एक बच्चा भी देख रहा है ना, प्लीज़ कमेंट करते हुए जाना। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, एंड येस जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं आप लोग हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।